हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। जय हिंद और आपका द फ्यूचर क्रिएटर्स के इस मंच पे स्वागत है और अभिनंदन है। तो वेलकम है आज के टॉपिक में आप सभी का। जैसा कि आपने अभी अभी ईवीएस के टॉपिक्स को देखा कि क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, उसी तरीके से आज हम लोग सीडीपी के बारे में समझेंगे और इसके सिलेबस क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत हमको सीखनी समझनी पड़नी है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और एक बात ध्यान रखिएगा, सीडीपी आपके सीटेट का ऐसा पोर्शन है, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम्स का ऐसा पोर्शन होता है जो आपको बोनस मार्क्स गेन कराता है। आएंगे देखेंगे कैसे किस तरीके से जो सीडीपी का पोर्शन है इसको समझने से, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लेने से आपके अदर सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी कैसे उनमें उनके मार्क्स में जो है कि आपको फायदे मिलते हैं। जैसे पेडागोजिकल पोर्शन, अगर मैं कहूँ पेडागोजी के जो पोर्शन होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो पेडागोजी आपको पता है कि 50-50% आपको हर सब्जेक्ट में इंक्लूड करा गया है। तो जैसे सीडीबी का जो पेडागोजी है लगभग उसी के समकक्ष आपको पढ़ना होता है हर विषय में, है ना। और साथ ही ये बाल विकास को ध्यान में रखते हुए ही जो है कि हम हर विषय को समझते हैं, पढ़ते। देखिए, हमें ये ज्ञान तो बताना नहीं है कि हम कितने नॉलेजेबल हैं, मतलब हमको कितना नॉलेज है ना। हमें यह बताना होता है कि बच्चों को आप कैसा शिक्षा देंगे, है ना। अब 3 to 8 तक की बुक्स को उठा करके फिर से पढ़ने का मतलब ये थोड़े कि हमें सीखना है। हमें सीखने का, हमारे सीखने का समय गया। हम बच्चों को कितना सिखा पाए, उनको कितना सुदृढ़ बना पाए और अपने अगले जनरेशन को कितना स्ट्रांग बना पाए, ये है आपका सीटेट एग्जाम। ये सीटेट एग्जाम आपको बताता है ना। और आपके पास एलिजिबिलिटी होने का मतलब ये बताता है कि आप सक्षम हैं इन सारी चीजों के लिए, है ना। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं, कंप्लीट सिलेबस पे डिस्कशन जो है कि आज स्टार्ट करते हैं सीडीपी को लेकर के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आइए देखते हैं कैसे बोनस मार्क्स दिलाता है आपको ये अन्य विषयों में भी, है ना। साथ ही आपको अगर बता दें, इसमें तो हमारा सम्मान 1.0 बैच आ चुका है पेपर फर्स्ट के लिए और सम्मान बैच 2.0 आ चुका है पेपर सेकंड के लिए। इस पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगी क्लास के लास्ट में, है ना। बाकी आप लोग जुड़ना मत भूलिए। फीचर्स आपको यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में बता दिया था और इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी और भी विस्तृत चर्चा इस पे करूंगी, ठीक है। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोग का आ चुका है, इससे भी जुड़ना मत भूलिए। बाकी फैकल्टीज आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, फैकल्टीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सीडीपी मैं पढ़ा रही हूँ, हिंदी विकास सर पढ़ा, इंग्लिश भी मेरा ही है, मैथ्स रोहित सर का है, हिंदी विकास सर का, ईवीएस आपका मेरा ही सब्जेक्ट है, संस्कृत भी जो है विकास सर देखने वाली है। पेपर फर्स्ट के लिए आपके फैकल्टी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, फैकल्टी पेपर सेकंड के लिए जो है यहाँ पे है। तो सीडीपी मेरा ही पोर्शन है। और सीडीपी एक बात याद रखिए, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको अलग से पेपर सेकंड के लिए नहीं करना है। जो सीडीपी आप पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं वही आपको सेकंड के लिए पढ़ना है। सेम इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए भी आपको सेम उसी तरीके की रणनीति अपनानी है, ठीक है। बाकी थोड़े से अलग चेंज हैं, तो आपके उस पोर्शन में फर्स्ट पेपर में ईवीएस पढ़ना है और सेकंड पेपर में आपको साइंस और एसएसटी में ऑप्शनल है, यानी आप जो स्ट्रीम बैकग्राउंड के हैं वो आपको चूज करना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको पूरी टेस्ट सीरीज हमारे बैच में मिलने वाली है, कंप्लीट बैच आपको पूरा मिलने वाला है। एग्जाम तक तो आप लोग धड़ाधड़ करने लगेंगे क्वेश्चंस, ये अपना दावा है, इस बात को एकदम समझ लीजिए। और ये हमारा दावा है जो भी जुड़ेंगे, लेकिन केवल हम अपना दावा नहीं बना सकते हैं क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है ना। ताली को बजाने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता पड़ती है, तो आपकी भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। जो चीजें बताएंगे, जो रणनीति हम लोग बताएंगे उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा आप सभी को। आइए शुरू करते हैं अपने पोर्शन को, बताते हैं। बाकी आप लोग को बैच नहीं समझ में आ रहा हो तो ये आपका क्रैकेडमी का लोगो है, इस लोगो को देखते हुए प्ले लिस्ट पे जाइए और स्पेलिंग डालिएगा CRACKADEMY, क्रैकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए और जल्दी से एडमिशन लीजिए और हमसे जुड़िए, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं अपने मुद्दे को। और आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में जो है 30 मार्क्स का जो है कि क्या आने वाला है, 30 मार्क्स का आपका सीडीपी आने वाला है। अब सीडीपी में भी जो आपके 15 क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट कंटेंट से रहेंगे। सब्जेक्ट जो विषय है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास का, उससे आपका 15 नंबर का प्रश्न आने वाला है। साथ ही पेडागोजी के पोर्शन में इसमें जो है कि 2 पोर्शन हम लोग को समझना है, जिसमें आपको आरटीई के पोर्शन से आपको समझना है, एनईपी के विषय में समझना है और 5 नंबर का ये रहेगा आपका पेडागोजिकल इशू में अगर आते हैं तो, और आपका एनसीएफ, ठीक है। ये एनसीएफ आपको समझना है। अब एनसीएफ के विषय में मैं अभी चर्चा कर रही हूँ, स्टार्ट करूंगी मैं अभी। बाकी राइट टू एजुकेशन के थ्रू तो हम लोग शिक्षा और शिक्षा ज्ञानार्जन करते हैं, देते लेते हैं ज्ञान को, है ना। वो तो पूरा अधिकारी है अपना।
तो ये जो है 5 नंबर का, इससे भी प्रश्न आपके आएंगे और मैं बताऊंगी इसके पोर्शन को, मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से इसको पढ़ना है ताकि ये 5 नंबर भी अपने कब्जे में रहे। ठीक है, बाकी चर्चा करेंगे 10 नंबर की। तो 10 नंबर सीधे सीधे आपका पेडागोजी का शिक्षण विधि है ना, शिक्षण विधि है जो आपका है। तो कुल मिला के 15 नंबर का आपका पेडागोजी इसी में इंक्लूड किया जाएगा। बाकी आते हैं तो आपका सेकंड पेपर में आएंगे। तो सेकंड पेपर के लिए भी सेम वही चीज है, सब्जेक्ट कंटेंट आपका 15 नंबर का है, पेडागोजी का आपका 15 नंबर का होने वाला है, उसी तरीके से सेम पैटर्न से जैसे एज पेपर फर्स्ट। क्लियर? आई अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में जो बताने जा रही हूं वो है ये चीज, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बोला कि 30 मार्क्स का आपका सीडीपी है, 30 मार्क्स का सीडीपी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, 50 मार्क्स 30 की जगह पे 50 मार्क्स आप जो है कि गेन करने वाले हो। कैसे? उस सब्जेक्ट में पूरे एग्जाम में जो 150 मार्क्स है उसमें आप 50% आप केवल सीडीपी पढ़ने से ही अच्छे से ला सकते हैं। 50 मार्क्स कैसे, आइए समझते हैं, 1 बाय 1 करके समझेंगे। मैं कह रही हूँ 50 अंक का जो है लाभ होने वाला है, आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। कैसे? इस बात को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझना है आप लोग को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा कि सीडीपी आपने 30 मार्क्स का आपने पढ़ लिया। अब सीडीपी में आपका जो बाल विकास है और जो शिक्षण विधि है उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी के समकक्ष जो है मैथ्स में भी अबाउट 7+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। लगभग इसी के समकक्ष आपको प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे जो है शिक्षण विधि आपका जो विषयगत जो प्रश्न रहेंगे, जैसे मान लीजिए ईवीएस से जुड़ गया, मैथ्स के विषय में पूछ दिया और लैंग्वेज के विषय में पूछ दिया, बट शिक्षण विधि तो इन तीनों के लिए वही चीजें वही रहेंगी, उसी तरीके की रहेंगी। तो सीडीपी का जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वह यहाँ पे लाभ पहुंचाता हुआ दिखाई देगा 7+, और यहाँ पे जो है 8+ आपको मार्क्स दिखाएगा, और साथ ही जो है कि लैंग्वेज में भी 7+ आपको। ये प्राइमरी का बता रही हूँ मैं, ये 1 to 5 के लिए है, फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अकेले यह ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत बड़ी शक्ति रखता है। आपको सारे पेपर्स में, सारे सब्जेक्ट में आपको किसी भी तरीके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपग्रेड कराने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये सब्जेक्ट होने वाला है। तो आपको मैं यही कहूंगी सीडीपी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग को समझना है, पढ़ना है और जानना है। किस तरीके से अन्य विषयों से ये जुड़ेगा इसके विषय में बताऊंगी, लेकिन आपको बस ये समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स के फील्ड में आपको गणित के विषय में समझना है, तो अगर उसके शिक्षण विधि से प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चा गणित में कमजोर है, अगर वह 3+7 को जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो वह 10 कर रहा है, लेकिन 7+3 को जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो वह 9 कर रहा है, क्यों है, क्या इसके उपचार क्या होने चाहिए? तो समस्या का उपचार। तो यह गणित के विषय में, आपके गणित के विषय में कमजोर बच्चा इस कौन से विधि का उपचार आप करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो इस पे आप जाएंगे। तो छोटा सा एग्जांपल मैं ली हूँ। सेम उसी तरीके से ईवीएस को लेकर के बच्चा कोई चीज समझ नहीं पा रहा है तो किस तरीके का उपचार आप करेंगे, उसकी समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे। लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेकर के सुदृढ़ता जो बनानी है बच्चों में किस प्रकार की होनी चाहिए, लगभग समकक्ष प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं मैथ्स, ईवीएस और लैंग्वेज में। अगर बात करूं मैं पेपर सेकंड की बात करूं तो ठीक सोशल साइंस में भी जो है कि 8+ मार्क्स आप गेन करने वाले हैं, और उसी तरीके से मैथ्स और साइंस में भी 5+ आप जो है कि गेन करेंगे। इसी का हेल्प लेते हुए लैंग्वेज में भी 7+ आपको गेन करना है, क्योंकि देखिए सिद्धांत तो नहीं बदलने वाले हैं, है ना। वाइगोत्स्की ने अगर सिद्धांत दिया है, पॉला ने सिद्धांत दिया है, तो किस तरीके से दोनों एक दूसरे से जो है कि पियाजे ने अगर सिद्धांत दिया है, भाषा को लेकर के क्या कहा है, तो उनके थ्योरीज तो वही के वही रहेंगे ना। अब भाषा को लेकर के क्या कहा है, साथ ही जो है कि सीडीपी में उनके जो बेसिक थ्योरीज हैं वो क्या है, उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो यह पूरा लाभ आपको दिलाता है हर विषयों में। ठीक है ना। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करें कि चीजों को हम बहुत इजीली जो है कि क्वालिफाई कर पाए। तो इस पे मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमको सिलेबस पे ध्यान देना है। सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग नोट्स बनाने से आप लोग का पहला ये होमवर्क ही समझ लीजिए, आपको सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से लिख डालना है, क्योंकि आप जब कोई चैप्टर में पढ़ाओगे तो उससे पहले आपको सिलेबस के पेज ओपन करने हैं कि आज हम लोग कौन से पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, कौन से पोर्शन को हम लोग को कंप्लीट करना है आज।
ताकि आप हमसे भी निश्चिंत रहिए और हम आपसे निश्चिंत रहें, है ना, ताकि किसी तरीके की शिकायत ना रहे कि मैम ने फला पोर्शन नहीं बताया, कि फला चैप्टर नहीं समझाया, नहीं बताया, तो ये चीजें ना रह जाए, ठीक है ना। दूसरी बात कि जो पीवाईक्यूज हैं उस पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको देखना है, समझना है, चर्चा करनी है। और मैं इसका एक टारगेट बना दूंगी कि हर ये जब मैं एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट करूंगी उस वक्त आपको जो है कि एक होमवर्क के फॉर्म में मैं दूंगी, है ना, प्रैक्टिस सेट जो है कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस दिया करूंगी, उसको आप एट द एंड ऑफ योर क्लास यू हैव टू डू इट, ओके। उसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड करते जाएंगे उन प्रश्नों को। वो प्रश्न आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में कैसे जादू का काम करता है, मैजिक का काम करता है, ठीक है। अगली बात, नोट्स तो बनाना, ये तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि नोट्स इज प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। नोट्स तो बनाना ही बनाना है, चाहे कोई कितना भी तैयारी करे, केवल वीडियो देख करके आप तैयारी नहीं करेंगे किसी भी हालत में। फिर आप ये दोष ना लगाइएगा कि इन्होंने तो दावा किया था, वादा किया था, फिर यह मेरी गलती नहीं होगी। हमने बार बार बोला आपको कि नोट्स बनाना ही है। अब सिलेबस मैं भेज दे रही हूँ, सिलेबस आपका बता दे रही हूँ, तो सिलेबस और बाकायदे अगर आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके बैच में, तो आप पीडीएफ को भी अच्छे से बखूबी जो है कि लिख डालिए, खूब सुंदर सा नोट्स बनाइए, आप बढ़िया से नोट्स बनाइए कि रिवीजन करने में मजा ही आ जाए, ठीक है ना। अब मॉक टेस्ट की बात करें, प्रैक्टिस सेट ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको भी कराएंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम लोग जो है कि जल्दी इनपुट करवाएंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट ये देते रहना है आपको। अगली बात करें तो रिवीजन इज, भाई ये तो मेडिसिन है, ये दवाई है। किसी भी अध्ययन का, कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है ना, रिवीजन आपको करते रहना है। दूसरी बात, आपको कौन से बुक्स यूज करने हैं, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज आपको लेकर के चलना है, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं विश्वास करना है, थोड़ा यह आपके बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर करेगा, है ना, कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आप किसका चुनाव कर रहे हैं, किसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, यह भी जो है कि मायने आपके लिए रखने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते सिलेबस को। और जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड के लिए अलग अलग कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही जो है कि सीडीपी इंक्लूड किया गया है, दोनों स्टेजेस के लिए जो है कि ये आपके अवेलेबल है यहाँ। चलिए 3 यूनिट्स हम लोग समझेंगे, 3 इकाइयों को हम लोग को समझना है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 3 इकाई। पहली इकाई में आपको जो बेस कंटेंट है वो आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब उस बेस कंटेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यहाँ पे गिवन है, ये चैप्टर दिया हुआ है। दूसरा, मैंने आपको आरटी से एनसीएफ और एनईपी के विषय में बताया कि वहां से भी आपके 5 नंबर, तो यूनिट 2 में हम उसको रखने वाले हैं। तो यूनिट 2 की जब बारी आएगी तो उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकायदे जो है कि देखिए एनसीएफ पे अगर चले, है ना, एनसीएफ पे अगर चले तो एनसीएफ बहुत ही ब्रॉड है सागर। अब 600 अबाउट 600 पेजेस पढ़ना क्या लगता है आपको? 600 पेजेस आप इस समय पढ़ पाएंगे 2-3 महीने में, 2-2.5 महीने में पढ़ पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं। लेकिन उनमें से क्या क्या आते हैं, जैसे एम्स पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, स्टेजेस जो हैं फॉलो अप कराए गए हैं एनसीएफ के थ्रू वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपके स्टेजेस क्या चल रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है ना, एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या रखा गया अभी, 5 3 3 4 यही रखा गया है। जो 5 है वो आपका फंडामेंटल स्टेज है, जिसमें आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड आता है, यानी कि 5 इसका मतलब यही होता है, ठीक है, जिसे फंडामेंटल स्टेज कहा जाता है। दूसरा स्टेज जो है कि आपका है 3 लिया गया है, यानी कि क्लास 3 4 5 को इंक्लूड किया गया है। उसी तरीके से अगला 5 6 7 को 6 7 8 को इंक्लूड किया गया है सेकेंडरी में, है ना। उसके बाद जो है कि आपके नेक्स्ट आपके हायर सेकेंडरी है ना, 9 10 11 12 को इंक्लूड किया गया। तो 5 3 3 4 इस प्रकार से, आइए मैं इस पे अच्छे से और बताऊंगी, है ना। तो ये जो है कि आपके ये जो है 15 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, 15 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपका पहला चैप्टर होने वाला है वृद्धि एवं विकास का, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। डिफरेंस पूछ देता है कभी कभी, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे। हेरिडिटी क्या है, अनुवांशिकता क्या है, ठीक। पर्यावरण, और यह डायरेक्ट आपसे जो है कि स्टैटिक पोर्शन से भागता है। सीटेट जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर देखता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है,
किसी भी बिंदु पे कॉन्सेप्ट, स्टैटिक पोर्शन बहुत ही कम ध्यान देते हैं, याद रखिएगा। मैं सी टेट की, सेंट्रल टेट की बात कर रही हूँ। तो ये स्टैटिक पोर्शन से भागते हैं, स्टैटिक पोर्शन से कम ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए ये थ्योरी किसने दी है बताइए, है ना, फला थ्योरी किस वर्ष दी गई थी। इन सारे क्वेश्चन से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। ज्यादातर प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं कि आपने सिद्धांत में कितना समझा, कि सिद्धांत उन्होंने अगर लागू, जैसे मान लीजिए अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं, तो अधिगम के सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने चूहे का प्रयोग किया है, स्कीनर ने थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया है, स्कीनर ने चूहे और कबूतर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि उन्होंने इनका प्रयोग करके अधिगम के सिद्धांत को किस प्रकार लागू करवाया, क्या कहना चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आते हैं। सोशलाइजेशन पे अगर करें, सामाजिकरण है। इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है, इसी में हम लोग आईक्यू वगैरह भी पढ़ेंगे, आईक्यू पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बुद्धि परीक्षण और इस तरीके से देखेंगे। जीन पियाजे की जो है कि थ्योरी देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है देखेंगे जीन पियाजे का। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इन पे प्रश्न आपके आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ये एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल लेके आई हूँ कि इनसे प्रश्न कैसे बनने के चांसेस होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो एजर्शन दिया हुआ है, अभी कथन दिया हुआ है ना, एजर्शन दिया है और उसका रीजन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एजर्शन है और यहाँ पे रीजन है, समझना है चीजों को। बच्चों में संज्ञानात्मक निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण, अब इसका कारण दिया है कि क्या यह इसका कारण सही है या फिर नहीं सही है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। ठीक है, अब इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या सही होगा ये देखना है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसमें बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की भाषा पे, अब यहाँ पे जब आप थ्योरी पे ध्यान देंगे, इस थ्योरी पे ध्यान देंगे, तो ये थ्योरी क्या बोलता है। अब जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे बल दिया है, वहीं पे उन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास अगर हो जाता है बच्चे का, उसके बाद वह बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है बच्चा भाषा को सीखता है। और यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की ने कहा नहीं नहीं जी, पहले भाषा का विकास हो जाता है तब वो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका। ये दोनों एक दूसरे के मतभेद को जो है कि लेकर के चलते हैं। तो इस पे जो है कि भिन्नता है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी अगली बात करें तो खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख हो जाता है ना। यह जो है कि अब यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। मैं इसका आंसर का वेट करूंगी आप सभी का कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर जानना चाहूंगी इसका आंसर क्या होगा। बाकी जो है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। आपको मैंने दोनों का समझा दिया, यहाँ पे एजर्शन दिया हुआ है, एजर्शन दिया हुआ है कि वाइगोत्स्की ने, देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो है आपके भाषा विकास पे ज्यादा बल दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना, भाषा विकास पे बल दिया, बोले कि भाषा सीखने के बाद ही संज्ञानात्मक विकास होता है। वहीं पे ठीक उल्टा जो है जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं जी, पहले संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। ये दोनों में भिन्नता है, जाहिर सी बात, ये भी बात सही है। और यहाँ पे आर भी सही है ना। यहाँ पे खोज अधिगम में शिक्षक जो है आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए काम करने का, बच्चों को समझाइए, मुद्दा समझाइए, बच्चा खुद ही क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, उस खोज में अन्वेषण करने निकल पड़ता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कि करिएगा, मैं वेट करूंगी। ठीक है, वहां पे हम मिलते हैं। चलिए, उसी यूनिट में एक और भी चैप्टर्स हैं आपके, ये लिंग है, जेंडर है, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार।
इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तित्व पे भी प्रश्न आपके यहाँ पे आते हैं। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन आकलन और मूल्यांकन पे भी प्रश्न आपके आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ये यूनिट फर्स्ट था आपका, क्या था, यूनिट फर्स्ट था, और इनसे आपके 15 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो NEP 2020 है, मैं जरा इसमें सुधार करना चाहती हूँ, जो कि अब अपडेटेड होकर के NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 में तब्दील हो गया है। 2023 में तब्दील हो गया, या फिर कहिए तब्दील नहीं हुआ है, ये जो है लागू हुआ कब, 2023 में लागू हुआ। सेम उसी तरीके से NCF की बात कर ले, NCF की बात कर ले तो यहाँ पे जो है आपका ये 2005 जो है कि पुराना है, ठीक है, ये पुराना है, और इसमें अपडेट करके NCF 2022 बनाया गया। NCF 2022 बनाया गया, जिसमें FS जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, FS, यानी कि फंडामेंटल स्टेज को इंक्लूड किया गया, जो कि 5 स्ट्रक्चर में 5 बनते हैं, यानी कि आपका नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2 को इसमें इंक्लूड किया और इनके शिक्षा पे बल दिया गया, तो NCF 2022 कहलाया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह नियम आया अभी, यह नियम अभी आया, लेकिन लागू कब हुआ, 2023 में, 2023 में लागू हुआ, ठीक है। अब जो NCF 2005 है, इसको भी हम लोग को समझना है, और इसी को ऐड करते हुए 2023 NCF 2023 को भी हमको पढ़ते हुए चलना है। साथ ही RPWD को भी पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इनसे भी प्रश्न बनने। तो यहां से जो प्रश्न आपके बनने हैं वो अबाउट 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनने हैं। जैसे अगर NCF की बात कर ले, हम NCF की बात कर ले, तो NCF में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि मान लीजिए NCF 2023 का एम क्या है, NCF 2023 का, मैं इसको विस्तार से चर्चा करूंगी NCF है क्या, जब आपका नोट्स बनवाऊंगी, जब आपको पढ़ाऊंगी, उसी वक्त क्लास के दौरान बताऊंगी NCF क्या है, ठीक है। फ्रेमवर्क है, किस तरीके का करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो पाठ्यक्रम है उसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए। ये राष्ट्रीय स्तर पे एक फ्रेमवर्क एजुकेशन का तैयार किया गया है, 2005 में शुरू किया गया था, और जो है कि अभी अपडेट होकर के 2023 में फाइनली जो है कि लागू किया गया है। 2022 आया था, 2022 आया था NCF 2022, बाद में जो है अपडेट करके फाइनली लागू कब किया गया, 2023 में लागू इसको किया गया। इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगर बात करें NEP की, NEP की 34 साल बाद, कब, 34 साल बाद, 34 इयर्स बाद जो है कि इस पे चर्चा की गई, इस पे विचार किया गया, और फिर आया NEP 2020, NEP 2020 आया। लेकिन ये अभी आया, इस पे विचार चल रहा था, लेकिन फाइनली जो है कि कब लागू हो गया, 2023 में। तो कुल मिला के कहा गया कि 36 साल बाद, फाइनली 36 साल बाद इस पे विचार करके इसको अपडेट किया गया, इसमें और भी दिशा निर्देश डाले गए, और भी डायरेक्शंस जो है कि डाले गए। तो अगर वर्ष पूछता है तो 1986 के जस्ट बाद 2023 में इसको लागू करके नया किया गया और अपडेट किया गया, और भी दिशा निर्देश डाले गए, नई एजुकेशन पॉलिसी और भी ऐड की गई, और भी पॉलिसी टर्म्स जो है कि इंक्लूड किया गया, और 36 साल बाद जो है कि इसको फिर से पुनर्जीवित अच्छे से किया गया और भी नया बनाया गया, ठीक है। अब बात करें कि प्रश्न इनसे कैसे आते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका NCF से क्वेश्चंस पूछ रहा है, अगर NCF अगर से प्रश्न पूछ रहा है, तो आपका जैसे एम्स पूछ सकता है कि भाई NCF 2023 का एम क्या है, लक्ष्य क्या लेकर के आए हैं। तो जैसे बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग लाना है, क्या लाना है, बच्चों में लॉजिकल। अब ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से NCF 2023 का एम नहीं है, कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। तो लॉजिकल थिंकिंग, क्या पहला एम इनका है, लॉजिकल थिंकिंग। दूसरी बात यह क्या ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर पे ध्यान दे रहे हैं,
बच्चों का हेल्थ भी देखते हुए चलना है, उनके वेलफेयर के लिए सोचना है। तीसरी, अब यह बताना है कि बच्चे जो है अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या फिर नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है कि नहीं, इनकी योगदान है कि नहीं, इनकी भागीदारी है कि नहीं इनकी, ठीक है ना। बच्चों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है कि नहीं। अगली चीज, डेमोक्रेटिक सोशल कल्चरल, सोशल प्लस कल्चरल भागीदारी है कि नहीं। इकोनॉमिकल भागीदारी है कि नहीं, ठीक है, इकोनॉमिकल भागीदारी है कि नहीं। तो ये कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए एनसीईआरटी 2030 में कि बच्चों को लेकर के इसके लिए सुदृढ़ करना है। अगली बात करो तो हो सकता है इनसे पूछा जा सके प्रिंसिपल्स क्या है इनके प्रिंसिपल। ये लीजिए, मैं अगर बता दूं तो ये पूरा मैं पढ़ाने ही लग जाऊं, तो आप समझिए कि इनके एम से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी 2023 के प्रिंसिपल क्या क्या है, इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बेसिक आपको चीजें और भी जो है कि मैं वो बता दूं। तो इनके जो चरण है ना, स्टेजेस जो हैं, वो इनका जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर अगर बात करूं मैं, तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन्होंने क्या रखी है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या रखी है इन्होंने, तो 5 + 3 + 3 + 4। अब ये है क्या, अब इसको ये जो 5 जो लिखा है ये फाउंडेशनल स्टेज है। ये क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें कौन कौन आते हैं, नर्सरी के बच्चे आते हैं, LKG, UKG और फर्स्ट और सेकंड के बच्चे आ गए। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। इसको क्या बोला गया, तो इसको प्रीपरेटरी, इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया, जिसमें आपके 3, अब यहां से जो है कि 3 4 और 5 के बच्चे, कक्षा 3 कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चे इसमें शामिल किए गए, ठीक है। अब ये जो है इसके बाद जो है कि ये 3, इसको बोला गया मिडिल, इसको बोला गया मध्य, इसको क्या बोला गया, मध्य या फिर मिडिल बोलेंगे, इसको मिडिल बोलेंगे। इसमें कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं आपके, 6 7 और 8 के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माध्यमिक बच्चे आ रहे हैं आपके 4, कौन कौन से, 9 to 12, 9 10 11 और 12 के बच्चे, ये है वो 4। तो ये रणनीति बनाई गई और ये आपका स्टेज तैयार किया गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपके इस तरीके से संरचना के माध्यम से जो है कि पढ़ाई कराने की नियम लागू किए गए। यानी कि आपको नर्सरी का बच्चा जो है आपका 3 से 8 वर्ष का होना चाहिए। कितना, 3 से 8 वर्ष तक का बच्चा होना चाहिए। 3 वर्ष से जो है कि नर्सरी में बच्चे को डाल देना है, ऐसा इनके अनुसार है, ठीक है। ऐसा इनके अनुसार है कि नर्सरी के बच्चे को डाल देना है आपको, 3 से 8 साल के बच्चों को डाल देना। और इसके बाद जो है 8 से 11 वर्ष का बच्चा, यहाँ पे 8 से 11 वर्ष का बच्चा इसमें रहेगा, यानी 8 9 10 आपका 9 10 11 आपका ये बच्चा जा रहा है। उसके बाद जो है कि आपका ये वाला जो स्टेज था, ये भी आपका 11 से 14 रखा गया। 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे आपके मिडिल स्कूल में रहेंगे। उसके बाद जो है आप देखते होंगे अब बहुत सारे स्कूल्स में एज को लेकर के आधार कार्ड वगैरह इंक्लूड करना इसीलिए शामिल कराया जाता है, ताकि आप ऐसा ना करें कि कम उम्र के बच्चे को बड़े क्लास में डाल दें और बड़े क्लास के बच्चों को छोटे क्लास में डाल दें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारे स्कूल्स ने, सेंट्रल स्कूल्स ने इस तरीके के नियम जो है कि और भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से जो है 14 से 18 वर्ष तक का बच्चा जो है कि इसमें शामिल होता है। बातें समझ में आई? तो इस तरीके से जो है कि एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो है कि तैयार किया गया। चलिए एक प्रश्न है, यहाँ पे एजर्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कारण, रीजन दिए हुए हैं। एक समावेशी कक्षा किसे कहते हैं? बिना किसी मतभेद के सारे वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना, बिना किसी मतभेद के, है ना। तो एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ
आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। मीन्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशंस should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगली बात, इसका कारण देख लेते हैं, क्या सही है। समावेशन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से, यानी कि शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद, यही वर्ड्स जो है कि गड़बड़ कर रहा है, व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है, यहीं से यह गलत हो जाता है। तो ये जो है रीजन आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका होना चाहिए, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाने वाला है आपका, तीसरा हो जाने वाला है। चलिए अब चर्चा करेंगे यूनिट 3 की। अब यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है पेडागोजी वाला पोर्शन, जो कि 10 नंबर का बन रहा है आपका। यहाँ पे कितने नंबर का बन रहा है, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का बन रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको अधिगम और शिक्षण के विषय में पढ़ना है। अधिगम किसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं, अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहारिक परिवर्तन जो होता है वो आपका अधिगम कहलाता है। इस पे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी कोटेशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोट्स दे दिया जाता है कि क्रू एंड क्रो ने इस पे क्या कहा है, थॉमसन ने इस पे क्या कहा है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या अपने मत रखे हैं, है ना। तो इस तरीके से अगला चैप्टर है आपका अभिप्रेरणा और अधिगम, दोनों को कैसे जो है कि जोड़ा जाएगा इस पे भी देखेंगे। मोटिवेशंस और लर्निंग क्या है इसको समझेंगे। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान क्या है और संवेग क्या है, ठीक है ना। कॉग्निशंस एंड इमोशंस यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, यह बाल विकास के क्रम में आता है। जो डेवलपमेंट पढ़ाए जाते हैं, विकास पढ़ाए जाते हैं, उसमें आपके कौन कौन से विकास आते हैं, संज्ञानात्मक विकास आता है, संवेगात्मक विकास आता है, भाषाई विकास आता है, सामाजिक विकास आता है, ये सारे विकास आते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है कि आपको पूरे तरीके से यहाँ पे समझना और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट 3 में आपका ये वाला पोर्शन इंक्लूड होता है। चलिए इन्हीं से एक और क्वेश्चन है, मैं इस पे एमसीक्यू आया हुआ है, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली, किसी बच्चे को सीखने में, समझने में, अधिगम में समस्या हो रही है, तो इसमें कौन सा ज्यादा समस्या के समाधान में प्रभावशाली है, इफेक्टिव है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अस्मृतिक सहायक विधियां जिसे निमोनिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। निमोनिक्स ये जो होती है आपको कोई भी चीज याद रखने में हेल्प करती है, कोई भी चीज लंबे समय तक याद रहे, स्मृति में बनी रहे, मेमोरी में बनी रहे, इसको मेमोनिक्स इसीलिए निमोनिक्स कहा जाता है। अगली बात करें अन्वेषण की, यानी खोज, ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। अचानक क्या हो जाना, सूझ आ जाना, अचानक से, जैसे सूझ का सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे कोहलर का, है ना, उसको मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। तो ये जो है अन्वेषण, ठीक है ना, अचानक ही ह्यूरिस्टिक मेथड जो है आप इस्तेमाल करना, मतलब कि अचानक किसी चीज को देख करके सूझ आ जाना। ये मैथ्स में बहुत हेल्पफुल होता है, मैथ्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है ह्यूरिस्टिक मेथड्स, ठीक है। अगली बात प्रकार्यात्मक स्थिरता, किसी भी फंक्शन में फिक्स्डनेस आ जाना, यानी आप किसी भी चीज पे स्मृति ना कर पाए, अपने पूर्व अनुभव का उपयोग ना कर पाए, जो आपकी प्री मेमोरी है, जो पहले से चीजें हुई हैं उसको आप उपयोग ना कर पाए, तो वहां पे आ जाती है प्रकार्यात्मक स्थिरता आ जाती है। उसमें आपकी किसी भी फंक्शंस में क्या हो जाती है, फिक्स्डनेस आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। कलन विधि एल्गोरिदम कहा जाता है, ये भी जो है कि आपको सूझ और इन दोनों का ही जो है कि गुण इसमें आप शामिल कर सकते हैं। कलन विधि एल्गोरिदम की बात करें तो ये भी स्मृति में आपके हेल्प करता है। अब कौन सी प्रभावशाली है देखते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। फिक्स्डनेस तो वैसे भी आपको अब निगेटिव दिख ही रहा होगा ऑप्शन में, तो तीसरे को ही कैंसिल कर दीजिए ना, तीसरे को कैंसिल मारिए और जहां बाकी हैं उसको चलते हैं। दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ भी चौथा दे दिया, तीसरा दे दिया, इसमें कैंसिल मारिए, कैंसिल कीजिए। पहला तीसरा चौथा तीसरा इसमें भी आ गया, कैंसिल कीजिए। चौथा आंसर बिल्कुल सही है, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा बिल्कुल सही आंसर बन रहा है, तो चौथा वाला बिल्कुल सही है।
तो ये थी आपकी जो है स्ट्रेटजीज और सिलेबस, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है, जानना है। और साथ ही जो एक बार मैं फिर से अच्छे से चर्चा कर देना चाहती हूँ अपने बैच को लेकर के। प्ले स्टोर से जाइए, क्रैकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बैचेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सम्मान 1.0 बैच फर्स्ट स्टेज सीटेट के लिए आ चुका है। सम्मान 2.0 बैच पेपर सेकंड के लिए आ चुका है। तो जुड़ना कतई मत भूलिए। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्लीटेड बैच है, बिल्कुल बैच तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, ठीक है। और न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। ये टीम आप देख पा रहे होंगे, हमारी टीम यहाँ पे हाजिर है आपके स्वागत के लिए, ठीक है। बाकी प्राइस आपका 999 रुपये सम्मान 1.0 के लिए। फीचर्स की बात करें तो 200+ आवर्स लाइव क्लासेस हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स है, बेस्ड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज ऑफ कोर्स। पर्सनल मेंटरशिप तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप पर्सनल कांटेक्ट करके किसी भी विषय के अध्यापक अध्यापिका हैं उनसे संपर्क करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप हो गया, अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलेगा, आप जब चाहे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक आप कई बार रिपीट कर करके वीडियोस देख सकते हैं। वीकली जूम सेशन है, 10+ फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए यार। 1000 का बैच पूरे साल आप देखिए, आराम से बैठ के 2 पेपर आप आराम से दे सकते हैं, है ना। बाकी चलिए, बाकी यहाँ पे जो है एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है सम्मान 3.0। जिसको भी समस्या हो रही है एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, या फिर किसी भी तरीके का आपको योजना समझना है, जानना है, स्ट्रेटजी समझनी है, कैसे क्या करें तो हमें मार्क्स और अच्छे मिल सकते हैं। विषयों के अध्यापकों से जो है जूम सेशन से तो मिलेंगे ही हम लोग। साथ ही मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है आप पर्सनली टीचर से मिल करके अपनी सारी समस्या को उनके समक्ष रख सकते हैं और समझ सकते हैं अपनी समस्याओं को, ठीक है। बाकी यहाँ पे टीम हमारी है, स्लोगन तो है ही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो स्लोगन को समझते हुए आगे बढ़िएगा। सीडीपी हमारे थ्रू जो है पढ़ाया जाएगा आपको, और हिंदी विकास सर, इंग्लिश भी मैं देख रही हूँ, मैथ्स रोहित सर देख रहे हैं, हिंदी विकास सर, ईवीएस ये फर्स्ट पेपर के लिए है, संस्कृत भी विकास सर देखने वाले। पेपर सेकंड की बात करें तो दिव्या मैम देख रही हैं आपकी सीडीपी, हिंदी विकास सर, इंग्लिश दिव्या मैम, मैथ्स रोहित सर, साइंस अनुज सर, संस्कृत विकास सर और एसएसटी बीपीएस सर के थ्रू आप पढ़ने वाले हैं। इनके द्वारा जो है कि ज्ञानार्जन करने वाले हैं। बाकी